नमस्कार, मैं पंकज प्रसून। दोस्तों, कई लोग ये सवाल पूछ रहे थे कि अडानी ने हिंडनबर्ग के खिलाफ अब तक केस क्यों दर्ज नहीं किया। इसका जवाब ये है कि इस तरह के मामलों में अमेरिका में एक नियम है कि आप अमेरिकी कोर्ट में ही मुकदमा दर्ज करा सकते हैं। और अब अडानी ग्रुप्स ने अमेरिका के सबसे ताकतवर लीगल फर्म वॉचसेल की सेवाएं ली है। वॉचसेल वही कानूनी संस्था है जिसने एलन मस्क और ट्विटर का जो विवाद हुआ था, उस केस में एलन मस्क की तरफ से पक्ष रखा था। वो केस एलन मस्क जीते और ट्विटर उनका हुआ। सिर्फ इतना ही नहीं, अडानी ग्रुप्स ने वॉचसेल के अलावा अमेरिका के 3 सबसे बड़े वकील लिप्टन, रोजन और कार्ड्स की भी सेवाएं ली है। ये भी असिस्ट करेंगे इस बड़े लीगल फर्म को। तो अडानी ग्रुप्स किसी भी तरह से हिंडनबर्ग को बख्शने के मूड में नहीं है। अडानी ग्रुप ने जो केस फाइल किया है उसमें दावा किया गया है कि भ्रामक, अधूरा सत्य और आंकड़ों के छेड़छाड़ के जरिए एक रिपोर्ट तैयार की गई, जिसकी वजह से हमें काफ़ी नुकसान हुआ और 4 बिलियन अमेरिकी डॉलर की भरपाई का दावा किया गया है अडानी ग्रुप्स की ओर से। दूसरी बड़ी खबर यह है कि आज यूपी में मुकेश अंबानी ने जो कुछ कहा अपने भाषण में, वो हर देशवासी को सुनना चाहिए, खास करके झारखंड, बिहार के लोगों को तो जरूर। मुकेश अंबानी ने कहा कि भारत के लोग जिस तरह और जितनी तेजी से नई नई टेक्नोलॉजी एडप्ट कर रहे हैं, वैसा फिलहाल विकसित देशों में भी नहीं हो रहा है। उन्होंने कहा कि 3 साल के अंदर हम दुनिया में यूपीआई के जरिए पैसे ट्रांसफर करने वाले नंबर 1 देश पहुंच चुके हैं। 90 करोड़ लोगों ने यूपीआई के जरिए ट्रांजैक्शन किया है। मुकेश अंबानी ने यह भी कहा कि इस साल दिसंबर तक सभी गांव, सभी शहरों में 5G की सेवाएं शुरू हो जाएंगी। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि 5G के आने से क्या क्या बदल सकता है, इसका आप अंदाजा नहीं लगा सकते। उन्होंने कहा कि इसके जरिए सभी सेक्टर्स के ग्रोथ बढ़ेंगे और खासकर गांव में जियो स्कूल और जियो AI मेडिकल सेवाएं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसका मतलब हुआ AI के जरिए, वो शुरू की जाएगी। मतलब कि आप अपने मोबाइल में लॉग कीजिए, नेट पे जाइए, किसी भी डॉक्टर को लॉगिन कीजिए और पूछ लीजिए कि मुझे ये बीमारी है, ये तकलीफ है, वहीं से वो दवा बता देंगे, दवा भी आपको मिल जाएगी। जियो स्कूल कुछ हद तक उसी तरह होगा जैसा ऑनलाइन पढ़ाई करते हैं। गांव का कोई बच्चा भारत के किसी भी अच्छे शिक्षक से क्लास ले सकता है, वो पढ़ सकता है अपने मोबाइल पे। तीसरी बड़ी बात, उन्होंने कहा कि टेक्नोलॉजी और एंटरप्रेन्योर स्किल्स के प्रति भारतीय, खास करके यहाँ के नौजवानों का जो जज्बा है, जो उत्साह है, वैसा पिछले कभी नहीं देखा गया। उन्होंने कहा कि स्टार्टअप कार्यक्रम जब शुरू हुआ था तो हर किसी को शंका थी कि होगा क्या। 90,000 नए स्टार्टअप इस देश में शुरू किए गए, 109 यूनिकॉर्न बने। यूनिकॉर्न का मतलब कि वैसे स्टार्टअप जिनका नेटवर्थ 1 अरब रुपए के आसपास है। मुकेश अंबानी ने कहा कि अगर भारत को विकसित बनाना है तो एक मुकेश अंबानी, एक अडानी, एक टाटा, एक बिरला से काम नहीं चलने वाला। हमें हजारों मुकेश अंबानी, हजारों अडानी, हजारों टाटा, हजारों बिरला प्रोड्यूस करने होंगे और वो हो रहा है। बोले कि उन्होंने कहा कि एक सेक्टर की बात नहीं, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में आप देखिए, एग्रीकल्चर के क्षेत्र में देखिए कि नए नए युवा नए नए तरह का प्रयोग कर रहे हैं। उनमें से कुछ प्रयोग बेहद सफल हो रहे हैं, उनको अपनाकर दूसरे युवा भी इंस्पिरेशन ले सकते हैं। अनिल अंबानी ने कहा कि अर्बन और रूरल डिवाइड घट रहा है टेक्नोलॉजी की वजह से। आज हर गांव में बिजली है, सड़क है, इंटरनेट है। उन्होंने कहा कि टीवी, फ्रिज, स्मार्ट क्लासेस हर गांव में हैं। उन्होंने कहा कि 10,000 का मोबाइल जो आपके हाथों में है वो कमाल कर रहा है और ये कमाल अगले 5 से 10 सालों में दिखेगा कि एक मोबाइल के जरिए इस देश में कैसे क्रांति आ रही है, आर्थिक क्रांति। मैं ये सोच रहा था कि जिस वक्त मुकेश अंबानी ये बोल रहे हैं, उस वक्त मंडल और कमंडल की राजनीति करने वाले यूपी और बिहार के नेता वो क्या सोच रहे होंगे। क्या वैसे बुढ़ाता हुआ नेतृत्व यहाँ के युवाओं की आकांक्षा, उनके अंदर जो खलबली है, उसे समझ पा रहा है?
फैसला आप कीजिए। अब आते हैं अपने राज्य झारखंड की ओर। आज सुप्रीम कोर्ट में अधिवक्ता राजीव कुमार और अमित अग्रवाल के मामले की सुनवाई हुई। दरअसल बंगाल पुलिस की ओर से याचिका डाली गई थी जिसमें उन्होंने कहा था कि सीबीआई जो जांच कर रही है या ईडी जो जांच कर रही है उसमें नाम लेना चाहिए था कि बंगाल पुलिस का कौन अधिकारी शामिल है, लेकिन ईडी ने खास करके ये कह दिया कि कोलकाता पुलिस की भूमिका इसमें संदेहास्पद है। ये पूरे कोलकाता पुलिस को बदनाम करने जैसा था, इसलिए सीबीआई को रोक दिया जाए इस मामले की जांच से। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सीबीआई और ईडी दोनों इस मामले की जांच करती रहेगी। हाँ, सिर्फ बिना पूर्व नोटिस दिए हुए बंगाल पुलिस के किसी बड़े अधिकारी को गिरफ्तार नहीं कर सकती, या फिर जब तक ये मामला पूरी जांच समाप्त नहीं हो जाती उससे पहले बंगाल पुलिस के किसी बड़े अधिकारी को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। दरअसल दोनों का तर्क देख लीजिए। बंगाल पुलिस ने जो एफआईआर दर्ज कराई थी, जो अमित अग्रवाल ने दर्ज कराई थी, उसमें उन्होंने कहा कि हम एस्पिनोज एरिया, वहां पे मैंने राजीव कुमार को बुलाया है। अब ईडी का तर्क ये था कि आपने बुलाया जब एस्पिनोज एरिया के पास तो उनकी गिरफ्तारी क्वेस्ट मॉल के पास से कैसे हो गई, जबकि दोनों के बीच काफ़ी दूरी थी। उसके बाद जिस थाने में, जो हम पहले बता चुके हैं कि हरे स्ट्रीट थाने में जो इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई वो और तीसरी जगह है। तो ईडी ने अपनी जांच में पाया कि इस पूरे प्रकरण में बंगाल पुलिस की भूमिका संदिग्ध थी। वो अमित अग्रवाल के गेम प्लान पर काम कर रहे थे। ईडी ने यह भी कहा कि अमित अग्रवाल ने ऐसा नहीं कि पहली बार यह काम किया था। उसने कहा कि मार्च 2022 में रांची के उस वक्त के डीसी थे छवि रंजन, उनके द्वारा भी राजीव कुमार को धमकाने की कोशिश की गई थी। जब वो नहीं डरे तब एक नया प्लान तैयार किया गया और बंगाल पुलिस के अपने चहेते अधिकारियों के माध्यम से राजीव कुमार को बुलाया गया, उन्हें ट्रैप किया गया और मकसद सिर्फ एक था कि पूरी ज्यूडिशियरी और पूरी जांच एजेंसियों को बदनाम करना। क्योंकि जो भाषा है, जो एफआईआर जो दर्ज कराई उसमें और जो बाद में जांच में सामने आई कि बंगाल पुलिस हाईकोर्ट के अधिवक्ता राजीव कुमार से वो नाम जानना चाहती थी कि कौन सा जज शामिल है इसमें, ईडी के कौन सा अधिकारी शामिल है। तो कुल मिलाकर ज्यूडिशियरी और जांच एजेंसी दोनों को लपेटे में लेने की एक बड़ी साजिश थी। ये तर्क दिया है ईडी और सीबीआई ने। बंगाल पुलिस का तर्क मैंने बताया कि उन्होंने कहा कि कोलकाता पुलिस को एक जनरलाइज नाम नहीं लेना चाहिए था, कोई स्पेसिफिक अधिकारियों का नाम लेना चाहिए था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा ठीक है, नहीं लेंगे, लेकिन जांच तो चलेगी और ये जांच जारी रहेगी। दूसरी बड़ी खबर है कि इरफान अंसारी आज बाबा मंदिर पहुंचे हैं। उन्होंने एक बयान दिया। उन्होंने कहा कि जब मैं पिछली बार बाबा के दरबार में आया था तो कुछ लोगों ने सवाल उठाया कि मैं गर्भगृह में कैसे चला गया, क्योंकि मैं एक मुसलमान हूँ। उन्होंने कहा कि मैं शिव भक्त भी हूँ, जन्म से भले मुसलमान हूँ लेकिन बाबा में मेरी आस्था है। उन्होंने कहा कि इस बार मैंने बाहर से ही पूजा किया और मेरे पर जब भी कोई मुसीबत आती है बाबा उसे दूर करते हैं। ईडी के मामले में उन्होंने कहा कि मैंने अपने सारे सबूत दे दिए हैं, मैं बंगाल हाईकोर्ट से बाबा की कृपा से मैं बरी हुआ, देखिएगा इस मामले में मैं बरी हो जाऊंगा। उन्होंने क्या कुछ कहा एक बार आप सुन लीजिए। नगरी मेरा घर है और बाबा पर मेरा बहुत गहरी आस्था है और जब मैं नॉमिनेशन करने जाता हूं तो यहाँ आता हूँ, जीतता हूँ तो यहाँ आता हूँ, जब मन अशांति होता है तब मैं यहाँ आता हूँ और बाबा की कृपा मेरे पे बनी रहती है और इसलिए मैं आया हूँ। और कुछ लोग राजनीतिक रंग दे दिए थे, पिछली बार के आए थे विधायक जी अंदर घुस गए, ठीक है अंदर इस बार नहीं जाऊँगा, लेकिन बाबा के दिल में तो है इरफान अंसारी, तो मैं हूँ और इस मंदिर की डेवलपमेंट के लिए जो कुछ भी करना पड़ेगा मैं यहाँ के जो कमेटी है, मेंबर है, उनसे पहले भी मिला हूँ, इस बार मिलूँगा और बाबा नगरी को और अच्छा से अच्छा कैसे करूँ इस दिशा में मैं काम करूँगा। आप पे जो आरोप लग रहा है उसके लिए भी बाबा से कामना कुछ कर रहे हैं? बिल्कुल, बाबा पर जो कुछ मांगता है पूरा होता है और आप जान रहे हैं मेरे पे जो आरोप लगाया गया था सब तो निराधार होता साबित होता है, तो बाबा का ही देन है और हमने कोई गलत किया ही नहीं। आप लोग बचपन से मुझे जानते हैं, जो आरोप था वो निराधार साबित हो रहा है और 46-47 लाख रुपया एक विधायक के लिए क्या बहुत बड़ी बात है, 3 विधायक के लिए। सब कितने लोग कितने पैसा लेके घूमते कौन देखा है, लेकिन बाबा आए हैं, बाबा सब जो गिरा है सब दूर करेंगे और सब ठीक करेंगे, ये मनोकामना है मेरी। ईडी ऑफिस भी बुलाया गया था? चलेंगे, ईडी ऑफिस गए थे लोग और हमसे जो मांगा गया था तो मैंने एक एविडेंस मैंने दे दिया। मेरा पेट्रोल पंप का पैसा था, राजेश कश्यप के पास जो पैसा था वो माइनिंग का कमाया हुआ बैंक अकाउंट का पैसा था, मिक्सर के पास जो पैसा था लोन का पैसा था, तो क्लियर तो कर दिया हम लोगों ने। अब जो आरोप लगाए हैं
क्यों आरोप लगाया गया, क्या साजिश था हम लोग पर, और हम लोगों को ट्रैप क्यों किया गया, हमारी छवि को बदनाम क्यों किया गया, इन सभी बातों की ईडी जांच करेगी। बिहार में आज जिस खबर की सबसे ज़्यादा चर्चा है वो ये है कि तेलंगाना भाजपा के एक नेता हैं जिनका नाम है रघुनंदन राव, और रघुनंदन राव ने बिहारियों के बारे में एक बेहद आपत्तिजनक बयान दिया है। उन्होंने तेलंगाना के मुख्यमंत्री पर निशाना साधते हुए ये कहा कि तेलंगाना के मुख्यमंत्री सिर्फ बिहारी अधिकारियों पर भरोसा करते हैं। उन्होंने अपने आसपास बिहारी अधिकारी का एक कार्टेल बना कर रखा है और वो तेलंगाना के अधिकारी को वैल्यू नहीं देते। और ये कहते कहते वो कह गए कि तेलंगाना में बिहारी राज चल रहा है। अब इस बात को लेकर बिहार के नेताओं को आपत्ति है। देखते हैं इसका परिणाम क्या होता है। नमस्कार।